स्टेट बैंक में मर्ज हो गए। लेकिन एसबीएच हो या एसबीएम हो या एसबीटी हो या एसबीबीजे हो या एसबी पटियाला हो, ये सारे जो एसोसिएट बैंक है इनका ओएसआर नेशनलाइज बैंक जैसे ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा अलग है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है हाथ? यस, 1 2 3 4 5 6। हमने जो एप्लीकेशंस मंगवाए, हमने जो फॉर्मेट दिया, तो 300 लोगों ने एप्लीकेशन किया है। लेकिन मेरे जितने लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने सबको ये बताया है कि इस फॉर्मेट में आप फिट इन तो होते हो, लेकिन आपके लिए सर्विस ग्रेचुटी नाम की अलग बात आपके ओएसआर में लिखी है। तो लेट मी स्टडी। अब 300 लोग हैं वहां से, बीजेपी से एक सीजेपी ने इनको कॉल किया। हम इसको स्टडी करके इसको कॉन्टेस्ट करने की बात करते हैं। हमारे लॉयर के साथ बात करने के बाद बात की है हमने, तो ये होगा स्टेट बैंक। लेकिन जो पेंशन के जो डेफिनेशन है ग्रेचुटी की, आप तो फिट इन तो होते हो, लेकिन आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी की जो सीलिंग है उन्होंने बांध के रखा है और कहते हैं हम और किसी सर्विस कंडीशन में और कुछ ज्यादा देते हैं, ये टैग अप किया है। इसलिए थोड़ा सा अलग स्टडी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हजारों हजारों स्टेट बैंक ऑफिसर्स जिनके साथ बात करने के बाद पता चलता है कि मान लो पटियाला का कोई ऑफिसर है, डीजीएम है, रिटायरमेंट के वक्त वो स्टेट बैंक में मर्ज हो गया। उसको पूछा गया आपको कौन सी सर्विस चाहिए, आपकी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहिए? तो एक गलत फहमी में लोग हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चाहिए, एंड नाउ दे आर द रिसिपिएंट। यहाँ पे होते तो हमारी डेफिनेशन से शायद कुछ 10-12 लाख ज्यादा मिलते। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे बारे में क्या है, हमने तो लिख के दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस कमीशन लागू करो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन अलग है, ग्रेचुटी की अलग होगी, तो सोचने की बात। फिर भी मैं कहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस। मामला इंटरप्रिटेशन का है, लेट अस नॉट रूल आउट। बट जहां तक सारे नेशनलाइज बैंक मर्ज हो गए वो, और जो आज के हालत में 11 है, इनके बारे में हम पहले यहां पे बात करेंगे, उस डेफिनेशन के बारे में। लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक का, जहां पे मेरे साथी ने कंफर्म किया। हमारे एक मित्र एडवोकेट हैं, वो इंडियन ओवरसीज बैंक के 2 लोग हैं जिन्हें डेप्यूटी सीएलसी या एएमसी ने ऑर्डर दिया है और बैंक में इनको पेमेंट अदा किया है। जहां सीलिंग कहता है 20 लाख, वहां पे उनको मिला एडिशनल 9 लाख प्लस। तो ये पॉजिटिव बात है। मैं समझता हूँ ये एक ही बैंक आज की तारीख में है जहां पे पेमेंट हुआ है। अभी तक नहीं। इसके पहले वाली जितने भी केसेस सेटल हो गए, मतलब एएमसी की तरफ से या डेप्यूटी सीएलसी की तरफ से, तो उसको कॉन्टेस्ट किया गया, ये मैंने आपको बताया। तो मामला ये है कि हम लोग जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो हम जिन एएलसी में इनफॉर्म जो है, मतलब हम जब रिटायर होते हैं तो पेंशन के लिए सबके लिए पीपीओ देते हैं। लास्ट आपके पास डॉक्यूमेंट आता है बैंक का, तो उसमें आपकी बेसिक पेमेंट सब है, आपको कितना पेंशन मिलेगा वो सब लिखा होता है। वैसे ग्रेचुटी कितनी मिलेगी ये भी लिखा होता है। तो यहाँ पे हम ग्रेचुटी के बाद में अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप जब बेसिक पे लेते हो तो आगे डीए भी होता है। अबाउट सबके लिए वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1970 पे कवर ही होता है, तो वो सब कुछ सीलिंग में आता है। लेकिन ऑफिसर्स के बारे में डीए तक नहीं लेते, ये बात मेरे ध्यान में आ गई। बहुत सारे ऑफिसर्स मिले तो डीए नहीं लेते हो आप पीक्यूपी नहीं लेते हो। पीक्यूपी मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। आप एफपीपी नहीं लेते हो। अब ऑफिसर्स के लिए कुछ बैंकों में लर्निंग अलाउंस है, उसके ऊपर डीए भी है।
कोई स्पेशल अलाउंस है, उसके ऊपर डीए है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में पे का डेफिनेशन लिखा है, उसी प्रकार आपके ओएसआर में ये डेफिनेशन लिखा है, लिखा तो है, लेकिन मैनेजमेंट इंटरप्रिटेशन करते वक्त बहुत नाइंसाफी करते हैं। तो ग्रॉस इंटरेस्ट है ऑफिसर्स पर। तो ये कोई 19-20-25 रुपयों का काम नहीं है। भारत में जितने भी नेशनल बैंक में से लोग ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, और जहां तक मैंने देखा, पढ़ा, सारे अवार्ड्स का स्टडी किया, एडवोकेट से बात किया, तब ये मालूम होता है कि ऑफिसर्स के बारे में वो एन फॉर्म तो एलसी के सामने जब हम पेश करते हैं फॉर्मेट में, एन फॉर्म, ये एल फॉर्म जो है डेफिनेशन वाला, इसमें कौन से हेड्स आते हैं ये पहले हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे किसी का होगा नहीं होगा, स्पेशल अलाउंस किसी का होगा नहीं होगा, ठीक है मेरी बात, ये हो सकता है। लेकिन डीए तो होगा, बेसिक तो होगा ना, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो आप आपके ओएसआर खोल के देखो 1979 के बाद, उसमें से बेसिक पे आज के तारीख में सारे अफसरों का स्केल 3 के आगे देखा जाए तो 1 लाख क्रॉस हो जाता है। मुझे यूनियन बैंक के एक एजीएम ने परसों फोन किया, हाल ही में रिटायर हो गया, वो चेन्नई का है, उसकी बेसिक है 1,48,000। तो उस बेसिक पर डीए ऐड करता है, वो पीपीपी ऐड करता है, पीपीपी ऐड करता है, वो स्पेशल अलाउंस ऐड करता है, वो लर्निंग अलाउंस ऐड करता है। तो ऐड करते करते उसकी पे की डेफिनेशन बहुत लंबी बनती है। तो उसको बैंक ने कैलकुलेशन करके 28 लाख दिए। यूनियन बैंक ने उसको, स्केल 5 का आदमी है, उसको 28 लाख दिए। लेकिन हमने जो फॉर्मेट दिया है, जो ओएसआर का फॉर्मेट है, मेरे मन का तो नहीं है ना, हमारे दिमाग में जो है वो तो हम नहीं बोल सकते ना। हम तो ओएसआर से ही अपना एक पे का डेफिनेशन ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए उठाएंगे और देखेंगे कि आप हर एक का जो लागू होने वाला कंपोनेंट है वो लागू करो। तो ये हमने देखा, तो उस आदमी को लीगली स्पीकिंग 55 लाख मिल सकते हैं। तो ये शौक की बात है। उसको 28 लाख से मिल गए, उसको 28 लाख से इंडियन बैंक ने दे दिए। अब बहुत सारे बैंकों में 20 लाख के आगे कुछ भी नहीं देते। तो ये एक उदाहरण हो गया। ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में लिखा है, पिछली सीलिंग दे दिया 20 लाख, आगे की सोचते ही नहीं। यहाँ उसको 28 लाख मिला और मिलना चाहिए 55 लाख। ये कौन कहता है? उनका खुद का ओएसआर कहता है। फिर डिफरेंस कहाँ? उसकी सर्विस पूरे 40 साल खत्म। अब मैं थोड़ा अंदर घुसता हूं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ये कहता है, जब 10 लाख था तब भी, जब 20 लाख था तब भी, अवार्ड साहब के लिए वो सीलिंग का जो है उसमें डीए वगैरह सब आ जाता है, डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट है ऑफिसर्स के सर्विस रेगुलेशन में, देयर इज समथिंग प्लस, एंड दैट समथिंग प्लस इज डिफाइंड अंडर द ओएसआर, दैट इज बेसिक प्लस डीए। डीए पकड़ को ही नहीं लोग, पीपीपी, एफपीपी, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, कुल मिला के मैंने ABCDEF 5 आइटम निकाले और आपको कहा ये मेरा फॉर्मेट है। अब ये मेरा फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट हम असिस्टेंट लेबर कमीशन के पास, जब कोई एक बंदा एप्लीकेंट आप में से जो रिटायर होता है, आपको सही ढंग से नहीं मिलता है तो आप कॉन्टेस्ट करते हो, तो आप उस फॉर्म में यू मेक अ डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट वहां पे उसका हियरिंग होता है और फिर वो जिन्होंने पॉजिटिव डिसीजन दिए वो लेटेस्ट 1 सितंबर 2025 वन मिसेस रेखा खान फ्रॉम अहमदाबाद, शी इज फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उस मैडम को ये जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से 1,31,000 प्लस समथिंग, ये उसका कुल मिला के क्वांटम ऑफ ग्रेच्युटी देना चाहिए। पहले 30 साल के लिए
पहले 30 साल के लिए हिसाब सही साफ है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट सबके लिए कहता है, ऑफिसर हो अवार्ड सब हो, कि आपके 30 साल की सर्विस होती है तो आपको हर साल में 15, इस हिसाब से कुल मिला के एक कैप है 15 महीने का। सही बात है। तो 30 साल की सर्विस करो, 15 महीने की तनख्वाह लो। आपकी तनख्वाह क्या होती है, सैलरी क्या होती है? मैंने बताया कि एक सब सारे ABCDEF ऐड करो, उस मैडम का 1,31,000 प्लस समथिंग हुआ, इंटू 30 years हो गया। अब ग्रेजुएटी एक्ट में लिखा है 26 डे का एक महीना होता है। महीना तो 30 दिन का होता है, लेकिन वर्किंग डेज 26 के होते हैं। वो डिफिनेशन पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में लिखा है, आपके ओएसआर में भी लिखा है। यहां पर जब 30 साल क्रॉस करते हो, अब मुद्दे की बात आ गई। कुछ लोग 32, कुछ लोग 33, कुछ लोग 40, कुछ लोग 41, इन्होंने 41 किया है। अब सवाल आ गया, यहां पर लिखा है आप 1 साल भी ज्यादा करते हो बियॉन्ड 30 years ऑफ योर सर्विस, तो आपको वो जो 15 महीने की मिली है ना, उससे कुछ एडिशनल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए एडिशनल? लिखा है 1.5 months, पीछे लिखा है एडिशनल। वैसा निकाल के देखो, कानून की किताब निकाल के देखो, रेगुलेशन निकाल के देखो, एडिशनल 1.5 months। कुछ लोग लिखते हैं 1.5 months, तो 1.5 month का मतलब होता है 45 days। 45 days होता है, और 1.5 month का होता है 15 दिन। लेकिन पीछे लिखा है ना एडिशनल। एडिशन टू व्हाट? मुझे 30 दिन का पहले देते हो आप, 1 महीने का देते हो आप, 30 साल में से मुझे 15 महीने का देते हो आप, तो एडिशन इज 15 days, 45 days। इसलिए वो एडिशन वर्ड का वो मतलब है। फिर भी हमारे ओएसआर में 1.5 month लिखा है, लेकिन बैंक उसका इंटरप्रिटेशन करके 1.5 months। अब कॉर्पोरेशन बैंक का मैंने देखा, उसमें हिंदी वर्जन देखा, उसमें लिखा है 45 days, 45 दिन, साफ साफ लिखा है। तो इंटेंशन क्लियर है, ओएसआर का इंटेंशन क्लियर है। और कानून ये कहता है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट ये कहता है कि जो आपको, आप जिस उद्योग में हो, आप बैंकिंग वाले हो, मैं बैंकिंग वाला हूं, कोई इंश्योरेंस में हो सकता है, कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हो सकता है, कोई स्टील ऑयल, कोई कहीं भी हो सकता है, उनकी भी ग्रेजुएटी है। तो वहां पर अगर उनका सर्विस रेगुलेशन कुछ अलग देता है, कुछ ज्यादा देता है, तो दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड, ये कानून कहता है। और कहां पे लिखा है? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, मैं समझता हूँ सेक्शन 4(5). यस, सेक्शन 4(5) that gives you the प्रोटेक्शन, संरक्षण जो ज्यादा मिलता है उसका। फिर आओ सेक्शन 14 में, वहां पर लिखा है, सो वॉट एवर यू आर सपोज टू गेट एज पर योर सर्विस कंडीशंस इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर, यू आर इन द बैंकिंग सेक्टर। तो आपको अगर 45 डेज का कैलकुलेशन करना है तो भी आपको ज्यादा मिलता ही है, कहीं पर 15 दिन में भी ज्यादा मिलता है। तो 15 दिन में अगर 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मिलते तो वो दे देते हैं, लेकिन 45 दिन वाला हिसाब कोई नहीं करता। 45 दिन वाला हिसाब कोई नहीं करता। और बहुत सारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स अपने अवार्ड में कुछ हाई कोर्ट के और कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन कोर्ट करके लिखते हैं कि ये 1.5 months है। और इसलिए हमने जो फॉर्मेट आपके पास दिया, तो हमने जो पॉजिटिव जजमेंट आए ABCDEF, वो जो कानूनन, इसमें से शायद किसी को 4 घंटे लागू हो सकते, किसी को 3 लागू हो सकते, लेकिन बेसिक डीए तो सबको लागू है ना, स्टैट्यूशन तो सबको लागू है। दैट ऑल्सो गिव्स यू फैंटास्टिक ग्रेजुएटी, और वो आपको 20 लाख देके या 10 लाख देके घर भेजते हैं। मेरा मुद्दा ये है, हमको शुरू से शुरू करना है। आपको 20 लाख से
ज्यादा कैसे मिल सकते हैं, मैं अभी जो एग्जाम्पल देख रहा हूं, तो किसी को 40 लाख, किसी को 55 लाख, और आपको मिला है 20 लाख। हम कहीं गलत नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं हम जिस संगठन में काम कर चुके हैं वो हमें मदद नहीं कर रहे। इंडियन बैंक असल सारे बैंकों को कहता है, दिखता है, डोंट सेटल एनीथिंग, कॉन्टेस्ट इट एट द हाईएस्ट लेवल। ये इंसाफी है, ये ना इंसाफी है, इंसाफी नहीं, ना इंसाफी है। इस ना इंसाफी के खिलाफ कुछ लोग अपने तरीके से लड़ते हैं पिछले कई साल। कोई इक्का दुक्का वकील आता है, पैसा लेके निकल जाता है, रिजल्ट आता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके रुक जाता है, कुछ लोग बीच में रुकते हैं, मेरे नसीब में लिखा है, मैं क्या करूं। अरे भाई, ओएसआर में क्या लिखा है ये तो देखो, असिस्टेंट लेबर कमीशन क्या कहता है ये तो देखो, और आपका एन फॉर्मेट क्या है ये देखो, लीगली व्हाट यू शुड बी एंटाइटल्ड वो देखो, और आपको लास्ट डाउन बेसिक पे डीए कितना है, एमपीपी कितना है, पीक्यूपी कितना है, स्पेशल अलाउंस क्या है, उसके ऊपर डीए है कि नहीं, इफ यू आर एलिजिबल डू इट, कम टुगेदर, यूनाइट टुगेदर। हम बम्बई हाईकोर्ट में जाने का हमने तो मन बनाया है, हमने तो डिक्लेयर किया है। मैंने जो वीडियो पहले इशू किया शायद 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद मैंने 1 किया, 2 किया, एक्सप्लेन किया कि भाई कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ा कि हमको, मैंने पहली बार डिस्कस किया, 1 महीने पहले मैंने डिस्कस किया, एडवोकेट्स बोले फाइन केस, ये तो ऑल इंडिया केस है, ये तो हाईकोर्ट में जाना चाहिए, बम्बई जैसा हाईकोर्ट में जहाँ पे 6 बैंकों के हेडक्वार्टर है, स्टेट बैंक भी है, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आदमी हूँ, पुणे में मेरा हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ पे यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और सारे बैंकों के नंबर 2 के ऑफिस इसी बम्बई शहर में है। तो प्लान नंबर 1 हमारी तरफ से इंडियन बैंक एसोसिएशन को लिखा गया है, ये हमारे ओएसआर के डेफिनेशन है। हम सारे बैंक ऑफिसर्स की तरफ से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सही इंटरप्रिटेशन करो, और आपको ओएसआर अगर 20 लाख के ऊपर दिलवाता है तो आपको वो देना पड़ेगा, और उसका प्रोटेक्शन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट सेक्शन 4(5) और सेक्शन 14 करता है। कानून तो देश ने बनाया है, संसद ने बनाया है, वो आपको लागू है, मुझे लागू है, मेरे ऑफिसर भाइयों को लागू है। संगठन कौन है मेरे लिए कोई मतलब नहीं, आपका एआईटीओ है, नोबो है, इनबोक है या आईबोक है, आप अफसर हो, रिटायर्ड हो, और आपका ग्रेच्युटी लेने के आप हकदार हो, इसलिए ये एक लीगल बैटल बनता है। और जितना बड़ा बेसिक है ना, अब जो केसेस आ रहे हैं स्केल 4 एंड अबाव, और 55 लाख माइंड बॉगलिंग है। कहाँ वो ग्रेच्युटी का कानून कहता है 20 लाख, और कहाँ आपका आदमी, अब जो रेखा खान केस जो मैं बता रहा हूँ उसमें 29 लाख की बात है, उसको 9 लाख का डिफरेंस अहमदाबाद के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो ग्रेच्युटी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो ये बता दूं आपको, ये सारे केसेस वहां क्यों जाते हैं, क्योंकि अंडर द लॉ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 72 हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स फॉर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। रीजनल लेबर कमिश्नर का ऑफिस होता है, उसके अंदर बहुत सारे एएलसी होते हैं, कहीं पर डेप्यूटी सीएलसी भी होता है, और एएलसी खास करके कानून में ग्रेच्युटी को हैंडल करने के लिए एक एएलसी को अपॉइंट किया जाता है, ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कानून के तहत एक एएलसी को तय किया है, और वो हर शहर में है। और कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट और इंडियन बैंक एसोसिएशन हमारी बात नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेस्ट करता है। मैं आपको और एक बात बताता हूं, हम बाइपोर्टेड सेटलमेंट करते हैं, मैं 2 बाइपोर्टेड सेटलमेंट साइन कर चुका हूं, 10वां 11वां, सारे यूनाइटेड फोरम के यूनियंस है वहां पर। आज की तारीख में 11 के बाद और भी कुछ बाइपोर्टेड हो गए हैं। ये जो बाइपोर्टेड है, ये तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अंडर क्लॉज 18(1)(2) पे रजिस्टर्ड है, सो इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हमारे अफसर भाइयों के लिए ज्वाइंट नोट होता है, जिसमें सिग्नेचर होता है आईबुक नंबर 1, नंबर 2 एआईबीओए, नंबर 3 इनबुक, नंबर 4 नोबो। 4 संगठन है, ये चारों संगठन के प्रिंसिपल ऑफिसर्स के सिग्नेचर होते हैं।
तो जॉइंट नोट बायलैटरली साइन होता है बिटवीन आईबीए और 4 यूनियन ऑफिसर्स, और वो हर बैंक में ये जॉइंट नोट का जो मसूदा है, डॉक्यूमेंटेशन जो है, कंटेंट जो है, वो ओएसआर बनता है। ओएसआर जो बनता है उसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो ये सारे जो अफसर बैठे हैं ना आईएएस, ये पहले ठप्पा लगाते हैं, और ठप्पा लगता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट बनता है। इसलिए आपके ओएसआर negotiated by your own representative organization across the table may not be registered under the Indus Institute Act 1812B like us. फिर भी जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेशन करके अप्रूव करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉमिनी बोर्ड में बैठा होता है हमारे साथ में, वो उसको पेश करता है, चेयरमैन पेश करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर पेश करता है, सपोर्ट करता है आरबीआई का डायरेक्टर बोर्ड में, तब वो जाके आपकी सर्विस कंडीशन बनती है, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन, तो ये कानून बनता है। तो ये मत सोचो कि आपकी ग्रेचुइटी कानून में नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठप्पा लगा के बोर्ड में भेजता है, और बोर्ड बाद में एक सर्कुलर निकाल के कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन सो एंड सो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन सो एंड सो, हर बैंक के बोर्ड से ये ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन पास हो जाते हैं। इसे लीगल डॉक्यूमेंट बोर्ड इसको मानता है। जैसे आपके वजह में कोई कटौती नहीं कर सकता क्योंकि वो कानून बन गया है, वैसे ही ओएसआर में ग्रेचुइटी के लिए जो डेफिनेशन लिखा गया है ना, वो अपने आप में कानून बना है। आज के तारीख में कोई भी वकील, एडवोकेट इस बात पर गौर नहीं कर रहा है, लेकिन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के लिए जो अथॉरिटीज है वो ये मानते हैं, बैंक नहीं मानती। इसलिए मुझे लगता है जो एडवाइस हमें ग्रेविटास लीगल, जो हमारी लीगल कंपनी है, उन्होंने दिया है कि इसको हम बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के सामने लेके जाएंगे, मतलब कोर्ट के सामने लेके जाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि देखिए, हर बैंक से एक तो पिटिशनर बने, जिसके सारे जो हमारे फॉर्मेट है इसमें फिल इन होते हैं, वो विल चूज इट, we will not exclude anybody, we want to include everybody। जो उस फॉर्मेट में आए सबको इंक्लूड करेंगे। तो एक तो निर्णय ले सकते हैं हम लोग। आज मैं वीडियो के ऊपर बोल रहा हूं, ये वीडियो भारत भर में जाएगा। वी हैव टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं जो बोल रहे हैं, आप जो सवाल मुझे पूछेंगे, इट विल बी रिकॉर्डेड। हम जो निर्णय करेंगे वो डेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आज मैंने वीडियो किया, मैंने लिखा, तब आज की तारीख में 2745 इतने एप्लीकेशन आए, लेकिन हमारी स्क्रूटिनी कमेटी के 10 ऑफिसर है, ये स्केल 3 स्केल 4 रिटायर हो गए। ये जब स्क्रूटिनी करते पिछले 3 बार वो मिले, तो कह रहे कि अभी भी 25% लोग गलत ढंग से लिख रहे हैं, कैलकुलेशन गलत ढंग से कर रहे हैं, तो हम इसको एग्जीक्यूट कैसे बनाएंगे? जेन्युइन सवाल है। मैं अगर आप सब लोगों के एग्जीक्यूट बनाना चाहता हूं, तो एग्जीक्यूटिव इज टू बी टेस्टिफाइड बाय द कंसर्न इंडिविजुअल। आप मुझे लिख के दे रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से सही है, लेकिन कैलकुलेशन गलत है, अंडरस्टैंडिंग गलत है। अगर स्क्रूटिनी कमेटी हो तो क्रॉस चेक इट। तो इसलिए आपको भी टाइम चाहिए, हमें भी टाइम चाहिए। तो कल हमने अपने ग्रेविटास लीगल कंपनी के ऑफिसर से, मतलब जो लॉयर से, उससे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो हम तो सब समझ गए, आपके एग्जीक्यूटिव स्थापित करो, नेक्स्ट वीक हम फाइल करेंगे। मैंने पहली बार कहा था कि 25 तारीख, मतलब 25 जनवरी। उसके बाद लोगों ने कहा आप एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि हर रोज 100 लोग आ रहे हैं। बहुत लोगों को अभी वीडियो देखने को मिला है। तो इसके बाद मैं और एक वीडियो करूंगा, ये तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, ये तो सबको मिलेगा। लेकिन मुझे जो वैलिड
एग्जिबिट्स है, इसको फिर से एक बार स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से देखना पड़ेगा। नंबर वन, हम इंक्लूसिव पॉलिसी रखते हैं, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने सर्विस पीरियड में किसी भी संगठन के एक्टिविस्ट हो, मेंबर हो या नेता भी हो, लेकिन अब हमारे लिए आप रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हो, हमारा कॉमन कॉज है अक्रॉस द स्टेट्स, जम्मू से लेके तिरुवनंतपुरम तक, गुवाहाटी से लेके राजकोट तक अपने केसेस आ चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं है। सही केस ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, तो वो टाइम हम लेंगे। जितने सही है उसकी एक लिस्ट हमारी बन रही है, वो हमारी लिस्ट कोर्ट के सामने जाएगी। लॉ पॉइंट जो है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट क्या कहता है, 30 साल के लिए 30 साल के बाद, साल के आप कहता है 30 साल के बाद, वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको 15 डेज समझाया, 45 डेज वाला मामला समझाया। मैंने आपको वो 30 साल तक 26 का एक महीना होता है ये समझाया। अब फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मेट आपके सामने है, आप पढ़े लिखे लोग हो, वैसे तो आपको समझाने की जरूरत मैं नहीं महसूस करता, फिर भी हमको यूनाइट होके हमारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है, जो एक ऑल इंडिया अंडरस्टैंडिंग होता है। ये मेरा अकेले का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसमें मैं लाभार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं पिटिशनर हूँ। हाँ, ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे ऑफिसर्स के संगठन में आज भी चेयरमैन और प्रेसिडेंट हूँ। मैं सर्विस में था, मैं महाराष्ट्र बैंक के पास फेडरेशन का नेता था। शायद आपको मालूम नहीं होगा, एडवर्ड डायमंड बैंक नाम की एक बैंक बीकेसी में थी, वो ओबामा के पीरियड में उसको लाइसेंस रद्द हुआ, 0 एनपीए था, लेकिन टेरर फाइनेंस में उस बैंक का नाम आया, बैंक शट डाउन हो गई, आरबीआई ने उसको शट डाउन किया। उस बैंक के 220 ऑफिसर्स का मैं नेता था, जनरल सेक्रेटरी बन गया कॉमरेड एस नागराजन। अब बैंक वो नहीं है, मैं कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक में जो पहले वैश्य बैंक थी, बाद में आईएनजी वैश्य बनी, उस ऑफिसर संगठन का मैं नेता था। आईडीबी ऑफिसर्स का मैं एक वक्त नेता था। आई एम द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड फोरम ऑफ द ऑफिसर्स, यूनाइटेड आईडीबी बैंक। ऐसे बहुत सारे, साम्राज्य विठल कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर यूटीआई एएमसी ऑफिसर्स एसोसिएशन है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तो बहुत सारे यूनिट्स में आज भी मेरा कोई ना कोई पद है, लेकिन मैं अफसर नहीं हूँ। But I am the signatory of the bipartite settlements. I am the victim. I am the witness of all the joint notes, along with all the United Forum people. अब मेरे कंटेम्पररी एक्सेप्ट नागराजन कोई नहीं है। मुद्दे की बात अभी ये है कि पिटिशनर कौन होगा। मैंने सुझाव ये दिया है कि हर बैंक से एक आदमी आए, वो पिटिशनर बने, मैं भी पिटिशनर रहूंगा। अब आईबो या एआईबीओ या इनबुक और नोबो, इनमें से कोई पिटिशनर आने को तैयार है तो हम वेलकम करेंगे। सोच रहा है सिर्फ एआईबीओए, सोच रहा है, जो आते हैं तो वेलकम, जितने सारे ऑफिसर आएंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है ये सोचने के बाद, समझने के बाद, यूनाइट होने के बाद कि वकील की फीस देनी भाई, और हम जीतते भी है, हमें कोई छोड़ेगा नहीं। आईबी और गवर्नमेंट हमको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, तो हाईकोर्ट का खर्चा कितना, वहां का सुप्रीम कोर्ट का खर्चा कितना, वो आज की तारीख में कौन खर्चा उठाएगा, ये असल में सवाल है। आप जैसे पेंशनर हो, वैसे मैं भी पेंशनर हूं, ये सब लोग पेंशनर है। कोई स्केल 3, स्केल 2, स्केल 5 स्केल से, आपकी पेंशन अच्छी है, मेरी पेंशन अच्छी है, लेकिन हमको मिलने वाली ग्रेचुइटी 9, 10, 11, 15, 20 लाख मिल सकती है। ये आज हमारे पास जितने भी आपने हमारे फॉर्मेट में एप्लीकेशन दिए हैं, रोज स्क्रूटिनी करते वक्त हम देखते हैं, शॉकिंग लोगों का 9 लाख से लेकर 20 लाख तक का पैसा बैंक नहीं दे रहे हैं, विदाउट इंटरेस्ट। इंडियन बैंक एसोसिएशन नहीं दे रहा है। इंटरेस्ट हमने लिया ही नहीं है, दिस इज विदाउट इंटरेस्ट। ये मेन फैक्टर है। ये पैसा है, ये जो पैसा है, ये बैंक अपने पास रखती है, वो आपका पैसा। अब उनके ट्रेजरी में से आपके पास आने के लिए
हाईकोर्ट डायरेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। हाईकोर्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुंबई का हाईकोर्ट का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे बैंक के हेडक्वार्टर इधर है। आज मेरे पास हमने जो लिखा हुआ है इंडियन बैंक उनको वो लेटर तैयार है। हमने हर बैंक को आईबी ने क्या लिखना चाहिए और हम क्या लिखते हैं वो रेडी है। हम 12 बैंक में से 11 पिटिशन बनाएंगे, स्टेट बैंक का 12। अब हमको कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिसर जो पहले आईएनजी वैसा में थे वो कह रहे हम भी ज्वाइन हो गए, क्योंकि हमारा ओएसआर सिमिलर टू नेशनल बैंक है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक कह रहे हैं हमारा ओएसआर जस्ट लाइक हमारे नेशनल बैंक। अब स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वो स्टेट बैंक एसोसिएट है, वो तो नेशनल बैंक जैसे हो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो एसबी पटियाला बैंक हो या हैदराबाद हो या जबलपुर हो या एसबीएम हो या एसबीबीसी हो, हमारे जैसा ही है। तो ये नाम तो गुमनाम हो गए, ऑफिसर तो जिंदा है, लेकिन उनको हक पे उनका पैसा नहीं मिला है। तो हमारी कोशिश ये है जितने लोग आए साथ में ले जाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात ऑल इंडिया से सब लोग आए, वकील की फी कौन देगा और कौन से अकाउंट में जमा होगा? जो वकील की फीस देंगे और जो जिनका एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट है, वैलिड है, उसी को रोक लेंगे ना। तो इसलिए जिम्मेदारी कलेक्टिवली है, लेकिन पैसा देने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल है। जब तक इंडिविजुअल का पैसा खाते में नहीं आता तब तक हम वो एप्लीकेशन कैसे ले? मुझे आज किसी ने कहा कि आफ्टर सक्सेसफुल शेयर, मैंने कहा वो ट्रेड करते हैं, बाय प्रोडक्ट सेटल होने के बाद ले भी होता है, क्योंकि वो कैप्टिव क्राउड होता है। हर बैंक में मेंबरशिप डिफाइंड होती है, डिफाइंड मेंबरशिप हर क्वार्टर को सब्सक्रिप्शन देती है, अवार्ड्स ऑफ ऑफिसर, वो कैप्टिव क्राउड होता है, इसलिए लेवी भी मिलती है, बिकॉज दे आर द कैप्टिव क्राउड्स। रोज का संबंध होता है। यहाँ पे कोर्ट के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट फर्स्ट डिसीजन कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हम न्याय की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं, इससे टाइम क्या हो सकता है नहीं बता सकते, लेकिन बम्बई में है तो पुश कर सकते हैं, बस इतना ही कह सकता हूं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो फॉर्मेट में अपना अर्जी भेजो। मैं आपके पास रिक्वेस्ट करूंगा 2 या 3 रिजोल्यूशन, वो तो मुझे मुंह से ही बोलने पड़ेंगे, लिख के लाने से कोई फायदा नहीं है। पहला रिजोल्यूशन ये कि वीडियो पे मैं बोल रहा हूं, देश भर में ये जाएगा कि जितने भी एप्लीकेशन आएंगे जो वैलिड रहेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। इसके लिए आपकी मान्यता है? आप सब लोगों की मान्यता है? ये वीडियो सारे ग्रुप में जाएगा। ग्रुप में अभी 2700 से ज्यादा लोग हैं। वैलिड कितने हैं देखा जाएगा। वैलिड लोग, पहला रिजोल्यूशन आपका हमने ले लिया, क्योंकि हम कोई संगठन नहीं है, इसलिए रिजोल्यूशन जरूरी है। दूसरा रिजोल्यूशन, हम कौन से अकाउंट में आपका पैसा लेंगे। अब अगर हम तीनों के नाम से हम लेते हैं तो इनकम टैक्स विल कैच अस, इनकम टैक्स अथॉरिटी विल कैच अस, वी डोंट वांट। मैं खुद एक पब्लिक फिगर हूं, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे आंदोलन में हूं, घर का हो, अफोर्डेबल हाउसेस का हो। इसके बाद आपकी दूसरी एक मीटिंग है जहां पे बैंक एलआईसी डीआईसी के ऑफिसर्स के लिए नवी मुंबई में एक हाउसिंग कॉलोनी बनने जा रही है, जिसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ निवारा अभियान मुंबई मैं एक लीड ले रहा हूं। मेरे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी है, मेरे साथ चंद्रशेखर प्रभु एक वेल नोन हार्वर्ड रिटर्न प्रोफेसर भी है जो बम्बई के आर्किटेक्ट भी है, और वो महाड़ा के चेयरमैन रह चुके, वो भी मेरे साथ है। ऐसे हम सब लोग एक हाउसिंग कॉलोनी करने जा रहे हैं। एंड बाहर का मार्केट में अगर 1,30,000 1,30,000 हीरानंदा नहीं बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जगह हमारे हाथ में है। हम आपको 70 to 80 लाख तक, हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन छोटा है, कम है, इसलिए दे सकते हैं।
क्योंकि हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस से आ रहे हैं। ये मेरा मीटिंग का नंबर, हिस्सा नंबर 2 है, मैं ज्यादा नहीं अभी बोलूंगा, लेकिन कहने का मतलब आई मीन पब्लिक लाइफ, मेरी अकाउंटेबिलिटी बहुत कुछ है। 24 घंटे अवेलेबल हो। मैं बैंक, जैसे मैंने आपको कहा मेरी लोकल स्टडी क्या है, आई वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई वाज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन, आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ महासचिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, आई वाज आल्सो कन्वीनर ऑफ द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस फॉर महाराष्ट्र फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। बहुत सारे आंदोलन इस शहर में रोज ही करना पड़ता है, तो हम लीडिंग मोस्ट ऑफ द इंक्लूडिंग प्रेजेंटली। मुद्दे की बात यह है, मेरे पास सुझाव मेरा ये है कि मैं बैंक जो फेल होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जब कोरोना के टाइम से अब फेल हो रहे, तो मेरा एक अकाउंट है मेरे पास, बैंक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक, इसके लिए हम एक नया संगठन बना के एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाते हैं, जिसके लिए 2-2.5 महीने लगेंगे। तब तक क्या हम रुकेंगे? रुकना है तो आप कहो, नहीं रुकना है तो आपकी मेंबरशिप फी, जो मैं अभी अकाउंट बोल रहा है, जो ट्रस्ट है जहाँ पे हम अकाउंटेबल है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोपरी ब्रांच में, जहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ में रविश्वर है, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ दैट, एंड हम सारे ट्रस्टी, इसमें से 5-6 लोग यहाँ पर हैं, हम सिग्नेटरी हैं। हम ये कह सकते हैं आप इस अकाउंट में आपका कंट्रीब्यूशन दो, नंबर 1। नहीं तो आपको हमको एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना के, उसको रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट बना के, हमारा पैन कार्ड लेके, ये बहुत एक लंबी लड़ाई है। तो आजकल बैंक में हम हमारे नाम पे जॉइंट अकाउंट निकालते हैं, तो हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड हो गए, वो ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स आपके पीछे पड़ेगा, तो ये हम में से कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर हमारा ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट अकाउंट में आप ज्वाइन हो सकते हो। ये मेरा सुझाव है, लेकिन मेरी बात, आई डोंट वांट टू ट्रस्ट अपॉन यू। इफ यू से यस, then we will take a decision. If you say no, we will say, okay, for the time being you see that your money is here, but over the period of time, we shall go for a trust, and then we will shift this amount to somewhere else, whatever that. So these are the two options. We'll have to go democratically. Nobody should say our funds are misutilized. Nobody should say that kind of accounting we must डिस्प्ले। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमें से हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने सारे बैंक, स्टेट बैंक के एसोसिएट स्टेट बैंक और बैंक जितने गए और जितने हैं, सबको तो हमको साथ में रखना जा रहा है, और सारे के सारे रिटायर्ड है। आपका ईमेल मेरे पास है, आपका पता मेरे पास है, आप कौन से स्टेट से हो, आप कौन से बैंक से हो, सब पता है। और मैं बम्बई में हूँ, हमारी आइडेंटिटी क्लियर है, लेकिन कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमारा पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए वो मोस्ट ट्रांसपेरेंटली, डेमोक्रेटिकली, लीगली ऑपरेट होने वाला अकाउंट होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 सुझाव रखे। इसके ऊपर बहस हो सकती है, सवाल जवाब हो सकता है। ये मुद्दा मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, डिसीजन पेंडिंग है। दूसरी बात, जो लोग पैसा जमा करेंगे, हमारी स्क्रूटिनी कमेटी ने टेंटेटिवली ये डिसाइड किया है, हमको जो खर्चा है वो खर्चा कम से कम 5,000 हो या उसके नीचे हो। कोई कहता है 3,000, कोई कहता है 3,500, कोई कहता है 4,000, कोई कहता है 5,000। ये देने के बाद ही हम कह सकते हैं हाँ इसका पैसा आ गया। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि फोन करके आपका सक्सेस होने के बाद अब जैसे हमको डेली चार्ज करते थे वैसे करो, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, हम एक दूसरे को, दो वी आर द रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स, हाउ टू कैच होल्ड ऑफ ईच फेलो आफ्टर, बिकॉज मुझे ग्रांटास लेके इधर ही है और यही आदमी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने वाला है, क्योंकि मेरे पास भावेश परमार, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लॉयर इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, ही इज गोइंग टू लीड, और एंटायर उसकी टीम है। 7 लाख और देयर आर 7 पर्सन्स, इनकी फीस मैं समझता बॉम्बे हाईकोर्ट में 10-12 लाख तो है ही। ये मेरी बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में कितने होंगे आप जानते हो। तो हाउ कैन आई टेक ए रिस्क
आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना एडवोकेट को. If you write it later, Unless there is a connection, you cannot use. unless there is a connection in the account decided by us, and our receipt should reach to everybody, because all of you are going to be the representative character petitioner, but your names are going to be exhibited in the writ petition. Exhibit सबके आने होंगे, चाहे वो 1000 हो या 1500. आज के तारीख में स्क्रूटिनी करने के बाद अगर मेरे कलीग कहते हैं कि भाई 75% लोग एक तरफ, 25% लोग एक तरफ, गलत. और 75% से जो लोग हैं उनका जो हमने डिफाइन किया मामला है, भाई तो मानने को तैयार नहीं है ना. आज लॉयर्स के साथ बैठने के बाद हम आपस में जब डिस्कस करते हैं तो हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत जो लिखा है, ओएसआर में जो लिखा है, हमारे फॉर्मेट्स में से जो आया है, हम सोचते हैं एक 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक लोग जो स्केल 4 एंड अबव उनको मिलना है. और आईओबी के 2 अफसर को 9 लाख प्लस मिल गया. Yes, 2 successful cases, bank has made the payment, but in all the other cases, IBA and the banks are contesting. तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट होगा ही होगा. जब तक पैसा आपका नहीं आएगा हम आपको कैसे पकड़ेंगे. इसलिए डिसीजन आपको सब करना है. किसी ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग करो, नहीं पॉसिबल. ऑनलाइन मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं आ सकते. मैं उसका आदी हूँ, वर्क करते रहता हूँ. कितने लोग नहीं आ सकते. हाँ, पुणे में मीटिंग हो सकती है, नासिक में मीटिंग हो सकती है. अगर अहमदाबाद में गुजरात के लोग आते हैं तो अहमदाबाद में मीटिंग होती है. मध्य प्रदेश की इंदौर में मैं आ सकता हूँ. मैं तो भारत बन जाता हूँ, मेरा काम ही. लेकिन वो मीटिंग आपको कॉल करनी है और आप अगर बुलाएंगे तो हम आएंगे. हर चीज को पैसे की जरूरत है और ये पैसा जो खर्चा होगा वो मैं समझता हूँ जब हम खर्चा कैसा कर रहे हैं. बेसिकली हम लीगल फीस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के अलावा कुछ नहीं करने वाले. हम में से किसी का बिजनेस नहीं है. आई एम आइडेंटिफाइड सोशल वर्कर. हम में से कोई बिजनेस वाला नहीं है. तो इसलिए एक दूसरे का विश्वास करना. हम बैंकर हैं, हमारे अकाउंट का पूरा हिसाब, हर पैसे का हिसाब देना. हम बैलेंस शीट लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, देना जानते हैं. कितना जमा हुआ, कितना खर्चा हुआ, देने का काम हमारा है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है. इससे ट्रस्ट में से पैसा जमा करना मेरे लिए, ट्रस्ट ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वर्डी में, वो हमारी गर्दन पकड़ सकता है. और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में हम अगर कुछ गलत करते हैं हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट हो सकती है. इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट की जरूरत है, जॉइंट अकाउंट की जरूरत नहीं है. हमारे नाम जॉइंट अकाउंट में आना मतलब इनकम टैक्स फिर से पड़ेगा. सो ये मैंने खुलासा किया. We are taking a big risk, but then we want to be very sure that we should collect good money to make sure that our legal dues to be paid at the Bombay High Court level. And when we succeed, we should say that our Supreme Court case should be handled properly. Supreme Court एक महंगा फैसला है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 3000, 4000, 5000 जो आंकड़े आते हैं, कहीं ना कहीं हम 4000 पर रुकते हैं. इसको अगर आप मान्यता देते हो तो वो मान्यता. और ये अकाउंट, मैंने जो अकाउंट बताया ट्रस्ट का, जिसका हम अकाउंट्स फाइल करके हमको करना ही पड़ता है, हर साल ऑनलाइन ही करना पड़ता है, वो अकाउंट नहीं तो चलेगा तो हाँ करो, नहीं चलेगा नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है तो 1.5-2 महीने की एक तो सहूलत चाहिए. रजिस्ट्रेशन होना बहुत टाइम लगता है आजकल. तो इसलिए ये 2 प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखे. मैं समझता हूँ अब सब लोग मैच्योर तो है ही, उम्र से है, इंटेलेक्ट भी है. हम किसी को हम नहीं समझते कोई छोटा है कोई बड़ा है. हम सब एक है. यूनाइटेडली वी शैल विन, ये हमारा नारा है. हम लीगली करेक्ट है. और आईबीए जानबूझ के 1/2 मंथ्स के बजाय 1/2 मंथ करती है. ये उनका ऑब्स्ट्रक्टिव टैक्टिक्स है हमारे लीगल ड्यूज रोकने के लिए.
So we shall fight out in the Bombay High Court and we shall go to the Supreme Court and we shall win. With this I close. I am placing two resolutions before you. One is contribution of 4,000. Another is new account or existing account. Both the things, after discussion, you take a decision, we shall follow. Thank you so much. वाडेकर सरांनी ते त्यांच्याकडचं जे आहे ते सर्व काही व्यवस्थित सांगितलंय. जरा उलटी त्याचं उत्तर देते. सर थँक्यू व्हेरी मच. सेंट्रल बँकेमध्ये ते स्टेट लोनचे ऑफिसर इंडस्ट्री रिलेशन हँडल करत होते. त्यांचा अनुभव अरे मराठी ये सेंट्रल बैंक में इन्होंने काम किया है. ये एक्सपीरियंस आदमी है और इसलिए इन्होंने जितने सारे केसेस है मेरे लिए उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है और अभी फिजिकली उन्होंने लाके दिया है. थैंक यू सो मच. अब सवाल ये है पहले वाले 4,000 रुपये रेजोल्यूशन. हाँ, उन्होंने कहा कि मुद्दे की बात बताओ क्योंकि वो लेट आए. मैं आपको जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अहमदाबाद की केस सेटल जो हो गए जो लेटेस्ट है 1 सितंबर 2025 की है, उसमें मिसेस रेखा खान जो स्केल 3 की ऑफिसर थी वो जब रिटायर हो गई तो उन्होंने जो एप्लीकेशन किया वो मैं आपको पढ़ के देता हूँ. सीधी बात है, असिस्टेंट लेवल कमीशन ने डिसीजन दिया है, अवार्ड दिया है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. ओके, तो वही फॉर्मेट हमने देखा तो हमारा वही है. अब हमने झारखंड का डिसीजन देखा, अरे हमारा ही फॉर्मेट है. झारखंड को उन्होंने भी डिसीजन दिया है. तो आई एम सरप्राइज कि एक तो रेखा का हमको पैसा मिला नहीं है, झारखंड कोर्ट का डिसीजन आया है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन फॉर्मेट वही है जो हम कह रहे हैं वो ये है. देखिए, तो मैंने डेफिनेशन तो आपको बताया है, लॉ क्या कहता है, ओएसआर क्या कहता है, ये मैंने आपको बताया. रेखा खान ने उसका बेसिक में लिखा 82,670. उसका डीएनए सवाल लिखा 27,651.18. उन्होंने फिक्स पर्सन पे एफपीपी 2,203. उन्होंने लिखा प्रोफेशनल पर्सन पे पीक्यूपी 1,020. उन्होंने स्पेशल अलाउंस लिखा जो बेसिक है 13,557. उन्होंने स्पेशल अलाउंस लिखा उसके ऊपर ये है वो है 4,479. इसकी टोटल बनती है, टोटल पे बनता है 1,31,581.58 पैसा. अब ये उनका हो गया टोटल पे. अब अकॉर्डिंगली द टोटल ग्रेजुएट पेबल एज कैलकुलेटेड एज फॉलोस फॉर फर्स्ट 30 years which is capped 15 months. मैंने कहा था कि 30 साल की सर्विस हो गई तो आपको मैक्सिमम 15 महीने की मिलती है ग्रेजुटी. ठीक है, ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 72 का नियम है और इस साल का भी नियम वही है. अब उनको कितना मिला तो 1,31,581.50 इंटू 15 होगा. वो कितना हो गया 19,72,723. 19,73,000 ये हुआ 30 साल का. अब आगे सुनिए, ये मैं अवार्ड का हिस्सा पढ़ रहा हूं. अब 5 साल उनकी सर्विस 30 साल के आगे हुई, बियॉन्ड 30 years ऑफ सर्विस 5 साल और आगे 5 साल. तो मतलब ये हुआ 1 साल के लिए 1.5 months पर ईयर पर कंप्लीटेड ईयर्स बियॉन्ड 30 years का मतलब होता है 7.5 महीने होता है. 5 साल पूरे हो गए तो ग्रेजुटी कितनी मिलनी चाहिए 7.5 महीने की. वो कैलकुलेशन कितना आया 1,31,581 इंटू 7.5. ठीक है, क्या गणित आया 9,86,861. टोटल ग्रेजुटी एंटाइटलमेंट 19,73,723. अब उसमें ऐड करो 9,86,861. अब कितना आता है कुल मिला के 29,60,586. अब मिला कितना था 20 लाख. सेंट्रल बैंक ने दिया था 20 लाख. पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट और ओएसआर का डेफिनेशन इंटरप्रीट करने के बाद, बहुत सारे साइटेशन देने के बाद असिस्टेंट लेवल कमिश्नर अहमदाबाद ने अवार्ड दिया है. शी शुड गेट 20 लाख तो मिला है, इसलिए ऊपर का 9,60,586 रुपीज
10% rate of interest she is entitled from the date she has retired. 10% rate of interest भी उन्होंने दिया है. अब ये स्टेट 3 के ऑफिसर है. सिमिलरली सिचुएटेड केसेस, अभी जो व्यक्ति यहाँ पे आए थे उन्होंने जो मुझे पूछा कि 5 मिनट ले आए, तो ये कंपोनेंट है और यही कंपोनेंट मैंने आपसे मंगवाए, आपने दिए मुझे. और ये 9 लाख छोड़ो, मैंने बताया आपको कुछ लोगों को 15 लाख, कुछ लोगों को 25 लाख भी मिलते हैं. अब स्केल कौन सा है, कौन से साल में आप रिटायर हो गए, ये मायना करता है. आप अगर 10 लाख जब मिलते थे उस वक्त आप ऑफिसर स्केल 4, 5, 6 थे, तो भी आपको 8, 9, 10 लाख मिलते हैं. अब 20 लाख जब सीलिंग था, मतलब मेरे हिसाब से 2018 के पहले मार्च 2018 में 31 मार्च 2018 में 20 लाख बन गए. है राइट? बराबर. 31 मार्च 2018. तो कोई आदमी अगर फरवरी में रिटायर होता है तो उसको भी 10 लाख मिल गए, लेकिन अप्रैल में रिटायर होता है उसको 20 लाख मिल गए. तो कहीं ना कहीं कुछ बैंकों में यह फर्क भी मिला है. इसलिए जब आप मुझे एप्लीकेशन भेजोगे तो यह फर्क ध्यान में रखो. जब 10 लाख बना उसके पहली वाली बात और उसके बाद वाली बात, कुछ ऑफिसर्स ट्वाइलाइट पीरियड में है, उनका कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. और 20 लाख जैसे मैंने कहा 2018 के बाद 20 लाख लागू होता है, तो वहां पर ये सवाल आएगा. तो इसमें कैलकुलेशन करते हो, अभी प्रिंसिपल आपको ध्यान में आया, कानून ध्यान में आया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने बताया. ये मैंने आपके पास से फॉर्मेट में मांगा है और इसी को एन फॉर्मेट कहते हैं. तो ये इफ यू वांट आई कैन पुट इट इन ऑल द ग्रुप्स वंस अगेन. वीडियो पे तो बोल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो बोल गया, एप्लीकेशन आ गए हैं. अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ. अकाउंट खोलना, पैसा जमा करना, ये 2 रूल्स अभी एडॉप्ट हुए नहीं है. और कुछ मामले में खुलासा है तो मेरे कलीग सीरीज सुने करेंगे. मुद्दे की कोई बात है तो बताइए, वो जवाब देंगे. नमस्कार. योगी सर, कविश्वर आणि हॅलो मान्य डायस आणि आपण सर्व मेंबर्स सभी अभी शायद आवाज आ रही होगी. मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप में से कोई लोग गोवा से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, नासिक से आए हुए हैं और भी कई जगह से आए होंगे. हम लोग सभी तो मुंबई, रायगढ़ और ठाणे डिस्ट्रिक्ट से तो आए ही हैं. मैं जितनी भी बातें योगी सर ने कही है उसके अलावा ये कहना चाहता हूँ जो फैक्ट एंड फिगर्स रहेंगे. अभी अभी मेरे सहयोगी वाडेकर जी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से है, उन्होंने बताया कि 2019 से लेकर आज 2024 तक हमने क्या क्या किया है. वही सभी बातें मैंने भी पूरी कर ली है सभी बैंकों के लिए. ये भी बता रहा हूँ, मैंने सभी साथियों को साथ में लेकर मुंबई में मीटिंग करवा के एएलसी में अर्जी दाखिल करवाई. एएलसी में से हमें रिजेक्शन प्राप्त हुआ. उसके ऊपर हमने डीएलसी में अपील किया और डीएलसी के अपील में से अपील कैसा बताया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अपील रिजेक्शन किया. वैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अपील भी डीएलसी ने आधे रिजेक्ट कर दिए गए हैं. जैसे ही यह सब हुआ तो हमने एक अलग से कोशिश ऐसी की कि जो भी बचे कुचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केसेस डीएलसी के सामने हैं उसमें हमने पाल्टा पलटने की कोशिश की. अभी देखते हैं उनका जो ऑर्डर है वह अभ्यास में रखा गया है. अभी वह रिजर्व ऐसा अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया गया है.
यहाँ पर मैं फैक्ट्स और फिगर्स बताने वाला हूँ, उसमें बताता हूँ कि हम सब जो भी इकट्ठे हुए हैं, यह केवल उनकी सर विश्वास उनकी सर का जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोडक्शन है, उस हिसाब से हम अभी 2745 लोगों को इकट्ठा कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। जो भी उन्होंने फॉर्म का नाम बता दिया है, मैं भी बता रहा हूँ, ग्रेविटास लीगल, उनके साथ में विश्वास मोदी सर और भी कई लोग जो हमारे स्क्रूटिनी कमेटी के हैं, उनके साथ में बैठकर सॉलिसिटर से बात हो गई है। सॉलिसिटर के साथ आए, जैसे अभी यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया था कि आईबीए के सामने हम क्या बात रखेंगे, वही बातें हमने सॉलिसिटर के साथ बात करते वक्त पूरी तरीके से उसकी छानबीन कर ली है। एक बात और बता, आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट को ये ग्रेजुएटी का मुद्दा है, हाँ है, फिर भी हम हाईकोर्ट को में अर्जी कर सकते हैं, करना बड़ी जरूरी है। यह मैंने समझ लिया, मैं अभी 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जो भी केसेस ग्रेजुएटी के हैं, वह इकट्ठा कर दिए गए हैं, उसकी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आई है। तो फिर भी हम अलग से मुंबई हाईकोर्ट में केस कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, करना चाहिए। अभी यह सब बातें जो है, इतनी सारी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पेंडिंग केसेस है, फिर हम क्यों कर रहे हैं? इसका ये जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, आप जरा थोड़ा चेक कर लीजिएगा, पूरे इंटरनेट पर सभी जानकारी प्राप्त करें। सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन में ऐसा बताया गया है कि जो भी पिटिशनर्स हैं, उनको ही केवल यह फायदा मिलेगा, जो भी अधिकारी अगर चाहते हैं कि उनको भी फायदा मिले, जिन्होंने पिटिशन नहीं दाखिल किया, तो उनको अलग से कोशिश करनी पड़ेगी। यह जो निर्णय दिया गया है वह केवल पिटिशनर्स के लिए है। अभी देखिए ऐसा हो रहा है, मैं तो 2013 में रिटायर हो गया हूँ, जैसे आप लोगों में से कई लोग इसके बहुत पहले रिटायर हो चुके होंगे, तो उसका भी एक टाइम लिमिट तो होगा ही, लिमिटेशन एक्ट भी है। हम सब जानकार आदमी हैं, हम जानते हैं, तो फिर डिले आ गया। अगर डिले आ गया तो डिले कंट्रोल करना कोर्ट के अख्तियारी में है। तो क्या हर बार कोर्ट डिले कंट्रोल करता है? इसका जनरल जवाब ऐसा है कि हाँ, करता है। माननीय कोर्ट उसके ऊपर डिले कंडोनेशन का ऑर्डर देती है, लेकिन एक बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह निकाल होने के बाद अगर जो पिटिशनर नहीं है, जो बेंच पर बैठे हुए लोग हैं, तो उन्होंने अगर चाहा कि अभी ऑर्डर आ गया है और बैंक मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ हाईकोर्ट, क्या आपको लगता है कि उनका भी डिले कंट्रोल हो जाएगा? वो तो कोर्ट की मर्जी रहेगी कि वो उस समय डिले कंट्रोल करना है या नहीं करना है। यह सब बातें लीगल है। लीगल कोर्स के बारे में सर ने भी बताया है कि कितना टाइम लगेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं बताता हूँ, एएलसी और डीएलसी में जैसे वाडेकर सर ने कहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मैंने सभी बैंकों के बारे में कहा। मेरे सहयोगियों में से 5 लोग आज मेरे साथ नहीं हैं, तो क्या हुआ उनके फैमिलीज का? हमने ये कोशिश की कि फैमिली मेंबर्स का अर्जी एएलसी और डीएलसी में दाखिल कर दी। अभी देखिए आज के दिन में हम 2745 लोगों का एग्जीक्यूटिव स्क्रूटिनी कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी उसमें झेलनी पड़ रही है। परेशानी झेलेंगे जरूर, क्योंकि यह काम करना है, यह सोशल है। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। आप भी ये सबके लिए कर रहे हैं, केवल आपके खुद के लिए नहीं कर रहे। अभी सवाल यह है कि व्हाट विल हैपन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड पेंशनर्स। हमारे विश्वास मोदी जी और
सभी लोग इसके ऊपर पूरा ख्याल करते हैं कि पहले हम जो पिटिशनर्स है उन सबके लिए पिटिशन दाखिल करें और फिर अफेक्टेड पार्टीज और इंटरवेनिंग पार्टीज करके इसमें जो भी सहूलियत होगी लीगल लॉज में उस हिसाब से फैमिली पेंशनर्स के भी अर्जी इस ग्रेचुइटी के बारे में हम दाखिल करवा लेंगे, लेकिन वो सेकंड फेज में है। आपके ध्यान में आ गया कि इसका एम्बिट कितना बड़ा है और हमें काम करने वाले हाथ कम पड़ रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को अपने अपने बैंक से फॉर्म एल यानी ग्रेचुइटी बाय एक्ट कितनी मिली है यह बैंक ने लिखकर भेजा हुआ है और बैंक ने यह भी नीचे लिखा हुआ है कि ग्रेचुइटी आफ्टर ओएसआर कितनी हुई और दोनों में से जो बेटर है वह बैंक दे रही है ऐसा भी उसने लिखा है। तो यह मैं उसको फॉर्म एल कहता हूँ क्योंकि वह ग्रेचुइटी एक्ट में फॉर्म एल करके आता है जो बैंक ने अपने अपने हिसाब से किया हुआ है, लेकिन जानकारी सेम है जो ग्रेचुइटी एक्ट में लिखी हुई है वह जानकारी उसमें दी गई है। तो मैं आपको यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये पहली बार कर रहा हूँ, इसके आगे आपके हमारे जो 3 ग्रुप बन चुके हैं व्हाट्सएप के, तीनों ग्रुप में ये आ जाएगा कि जो एक्ट से मिली हुई ग्रेचुइटी और ओएसआर से मिली हुई ग्रेचुइटी और बैंक ने कहा हुआ कहना कि हम आपके लिए इतनी इतनी ग्रेचुइटी दे रहे हैं वह फॉर्म एल आप कृपया हमें भेजिए क्योंकि at the time of retirement, the sector has declared why they are paying this much of money. Either it is more than OSR, then the bank has paid as per the act that has been mentioned over there. In case, if it is more than the act, the amount more than the act under OSR, the bank says that you are eligible for next month of higher payment, so we are paying you this much. That particular letter is very much necessary. So कृपया आप हमें भेजिए। कैसे भेजना है? सेम ग्रुप में डालिए और आपके पास अभी 2 ईमेल आईडी है उसमें भेज दीजिएगा, हमें वो प्राप्त होगा। मेरे कई सहयोगी ऐसा भी पूछते हैं कि मैंने भेजा हुआ फॉर्म आपको मिला या नहीं मिला ये हमें नहीं मालूम। अभी देखिए, अगर आपने फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ग्रुप में आप होंगे उसमें अगर भेजा है तो आप खुद भी जानते हैं कि मेरा फॉर्म तो है उसमें, तो मुझे तो प्राप्त ही हुआ है, मेरे स्क्रूटिनी कमेटी उसके ऊपर काम कर रही है, प्राप्त हुआ है। आपने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट हमें डिक्लेयर करा दीजिएगा, ऐसा भी कहते हैं। अभी देखिए दिन ब दिन जैसे उदय सर ने कहा 100 लोग ऐड होते रहते हैं, मैं किसी भी एक दिन वह डिक्लेयर कर भी दूं तो भी आगे के 100 लोग मुझे चिल्लाने लगेंगे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। आप थोड़ा सब्र कीजिएगा, अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दी हुई है तो आपका नाम दर्ज है लिस्ट में। अगर आपने एग्जिबिट ठीक से भरा हुआ है, ग्रुप में दिया हुआ है, ईमेल किया हुआ है तो आपका एग्जिबिट हमें प्राप्त हुआ। अभी हमारा काम है जो भी एग्जिबिट है उसकी स्क्रूटिनी ठीक से करें और जहां पर हमें तकलीफ लगती है, ऐसे जो भी अभी उन्होंने परसेंटेज बताया वो चाहे 70-30 होगा या फिर 80-20 भी हो सकता है। मेरा ये मतलब है कि जो भी है हम वो जो 20 या 25% जिनके एग्जिबिट में खामियां हैं वह खामियां दूर करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे। हमारे पास उनके व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी है, दोनों के ऊपर हम कांटेक्ट करेंगे। खातरी रखिएगा कि मेरा फॉर्म सही है या नहीं। पहले हमें सही फॉर्म इकट्ठे करने दीजिए, बाद में हमारा दूसरा काम होगा कि किसमें खामियां हैं उनको कांटेक्ट करें, उनके त्रुटियां दूर करें और उनके भी फॉर्म्स इसमें लगाए।
अभी यह सब जो कैलकुलेशन और पीरियड लगता है, उन पीरियड्स में, उन दिनों में हमें आपके शांत रहने की भी जरूरत है। शांत रहकर भी आधी आवाज येत नाही आहे, अजूनही येत नाही आहे। त्यांना आवाज येत नाही। अरे इसके आगे मैं आप लोगों में जितना भी कहा गया है वह छोड़कर अगर कुछ सवाल है, नया नया पॉइंट अगर आपके पास है तो वह पूछिए, या तो उनकी सर या मैं जवाब दे पाऊंगा। ठीक है। निर्णय घेऊया चहा पे मला मॅडम आहे ना कोणता जो सायलेन्स सायलेन्स हा, असं. बोला बोला मी चालू ठेवतो. विश्वास सर, मला हे विचारायचं आहे आपण देऊ नका अशी म्हणणार मी काही मोठ्याने बोलायला पाहिजे. हा जवळ घ्या. लक्ष ठेवू. हो बरं द्या, समजलं. हा तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. हे सांगणार आपल्याला आता 2 ठराव करायचे आणि तो निर्णय करायचे. किती आले हे सांगितलं, त्यातले व्हॅलिड किती होतील हे माहित नाही. प्रत्यक्षात पैसे किती मिळतील हे माहित नाही. आणि वकिलाला पैसे किती लाख द्यावे लागतील हे माहिती आहे. तर आपण रिस्क घेऊ शकतो का? मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला की आपण जेव्हा सर्व्हिस मध्ये असताना संघटनांमध्ये वर्गणी दर महिन्याला भरतो, नेहमी मायक्रोनेटला भरतो. कॅप्टिव्ह क्राऊड आपण 10 लाख 12 लाख लोक, इथे कॅप्टिव्ह क्राऊड नाही आहे. तुम्ही फक्त आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आहात. त्याच्या पलीकडे आपण एकमेकाला व्हिडिओमध्ये ओळखतो. दूरदर्शन आहे, आधी काही नाही. वकिलाची फी देणं, लोक सुप्रीम कोर्टमध्ये पर डेला पैसे काढतात किंवा काही लोक टोटल पॅकेज करतात आणि तो 30 लाखाचा आरामात होतो. वेळ माहीत नाही, पैसे माहिती आहेत. इथे मला साधारणपणे सांगता येईल की एक नाही म्हटलं तरी 15 ते 20 लाखापर्यंत रेंज जाईल मुंबई हायकोर्ट. मुंबई हायकोर्ट हे मी सांगू शकेन. नॉट बियॉन्ड 20 lakhs हे मी सांगू शकेन. पण मी सुप्रीम कोर्टाचं नाही सांगू शकणार. तर सुप्रीम कोर्टात भावेश परवार उभं राहू शकतो, पण भावेश परवार आणखी कोणी घ्यायचं झालं म्हणजे मला प्रशांत भूषणला घ्यायला लागलं तर मग प्रश्न येईल. नाही, माझा मुद्दा काय, मग मी आता 3,000 ठरवू का 4,000 ठरवू का 5,000 ठरवू? तर सगळे लोक म्हणतात की 5,000 ठरवा ना. माझा मुद्दा स्टील आय शुड बी लेस दॅन दॅट. ही व्यक्तिगत अनुभवातून बोलतो. त्यातल्या त्यात कमी रक्कम देण्यासारखी रक्कम असेल त्याचा हिशोब मला द्यायचा आहे ना. आर्न सिग्नेटरी अकाउंटेबल आहे की नाही, पब्लिक लाईफ मध्ये म्हणून मी सांगितलं. माझी कॉलर टाईप करण्याकरता नाही, पब्लिक लाईफ मध्ये याचा अर्थ असा आय एम अकाउंटेबल. मी गल्ली ते दिल्ली सगळीकडे फिरणारा माणूस आहे. आय एम अकाउंटेबल. माझी फाईल होम मिनिस्ट्री मध्ये पण आहे. माझ्या टेन्युअर मध्ये आज ज्या लोकांना ज्या गोष्टीची भीती वाटते ना, ते माझ्याशी लायझनिंग करत होते. एवढी आयडेंटिटी मी सांगितलं पुरेस आहे ना. त्यामुळे नाही कशाकडे सांगतोय, माझी आयडेंटिटी सांगण्याचा प्रयत्न आहे. नाही, एक लक्षात घ्या, तरी सुद्धा चारित्र्यहनन करणं हा काही लोकांचा धंदा आहे. मी हे माझ्या आयुष्यभर फेस केलंय आणि म्हणून मला सांगायला लागतं माझी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक असून मी हे सगळी काळजी घेतो
आणि चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन जे वर्ल्डीला आहे ते त्यांना रिपोर्ट द्यायला लागतात. त्यामुळे एक्झिस्टिंग अकाउंट कुठला आहे तो सांगू का, हा पहिला नंबर. दुसरा नंबर अमाऊंट किती, तर माझं मत आहे 4,000, पण तुम्ही 5,000 म्हणता. वाडेकरांचा आपण जेव्हा बघतोय ना वेळ लागतोय, नंतर लोक थोडेसे वाडेकर फार अनुभव आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी त्यांना मुद्दामून बोलवलं. वाडेकरांना मी मुद्दाम बोलवलं तर सेंट्रल बँकेमधला ऑफिसरने त्याचा अनुभव बघा, त्यांनी मला किती आणून दिलाय, त्याने मला व्हॉट्सअपवरती आणून दिलंय. मी पहिल्या दिवसापासून मला लोक सांगतात नाही खूप वेळ लागतो, खूप कॉन्टेस्ट करायला That's लागतं. why I'm saying की amount should be more to that. नाही पण ऐका हे सगळं सर्वांनी ठरवायचे. मी म्हणेन की पूर्व अजिबात नाही, कायदा बनत की पूर्व हे ठरवा डेमोक्रेटिकली आणि युनानिमसली ठरेल ते दॅट शुड टेक इट फॉरवर्ड, एवढं मात्र आहे. त्यामुळे इथे सगळे बँकेचे लोक आलेले असतील असं मला वाटतं. सेंट्रल बँके, स्टेट बँके, बऱ्याच बँके आपापले ग्रुप प्रत्येकाकडे नक्की आहे. तर प्रत्येकाने समजा माणसं जमवली तर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रिब्युशन कमी आहे. काय आपल्याला जास्तीत जास्त वाईट आपल्याला कॉन्ट्रिब्युशन कमी येईल हा त्याच्या पाठीमागचा मुद्दा आहे. आता आलेले जे काही फॉर्म आहेत ते बहुतेक सगळ्या बँकेने आले आणि स्टेट बँकेने सर्वात जास्त आलेले. बँक ऑफ इंडिया आहे, सेंट्रल बँक आहे, देना बँक आहे, इंडियन बँक आहे, इव्हन गोटाई बँक आणि ग्रामीण बँकेचे पण फॉर्म आले. अशा परिस्थितीमध्ये आपण जेवढा वाईट स्कोप करू तेवढी कॉन्ट्रिब्युशन कमी, लोकांची जास्त इन्व्हॉल्वमेंट असणं आवश्यक आहे. कारण हा कॉमन कॉज आहे. कॉमन कॉज साठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्याला मीट करायचंय आणि आपल्याला जिंकायचंय. 3.5 ते 4 मध्ये ठेवा. आणि माझं एक सजेशन आहे सर, यांचा जो मुद्दा आहे दॅट इज वेल टेकन. त्यांचं म्हणणं आहे की 4,000 रुपये आता करणार, पैसे कदाचित खर्च वाढेलही सांगता येत नाही कुणाच्या हातात. आपण त्यांचा मुद्दा चांगल्या रीतीने घेऊया. सध्या जे डिक्लेअर केलेले आहे 4,000 रुपये तो फिक्स करूया. जसे ते फक्त इनिशियल पिरियडला 4,000 करूया, त्याच्यातनं खर्च भागवण्याची व्यवस्था करूया. जर आपण कुठे पैशांच्या बाबतीमध्ये कमी करत असलो तर त्या दिवशी निर्णय घेऊ. तो वेगळा भविष्यातला क्षण असेल, त्या दिवशी मग काय कॉन्ट्रिब्युशन कदाचित कमी करावी लागेल, तर त्यावेळेला आपण तो निर्णय घेऊ. पण आता 4,000च्या 5,000 करूया, 4,000 महिन्यात करू. प्रत्येकाने त्याला बोलायचं तरी बोललंच पाहिजे. नाही त्याच्यातले किती लोक गळतील मला माहित नाही, त्याच्यानंतरची गोष्ट आहे. आणि त्याचे भरतील किती मला माहित नाही. जेणेकरून नंतर तुम्हाला कोण मागायला Yes, sir. लागेल. That is my point. जेणेकरून नंतर त्यांना मागायची वेळ नाही येणार. वन टाइमच घ्यायचे तुमचं असं म्हणणं आहे. ते काय होतं? पण आम्ही एक मिनिट पूर्वी आम्ही 5 वेळी 5 ज्यावेळेला आपल्याकडे 2-3 मोठे होते, त्यांचं म्हणणं ऐका आणि करा. त्याच्यातले थोडे घरांना पण नव्हते सगळे 2,000 थोडे काय होते. त्याच्या पैसे आतापर्यंत पैसे टेकवून आहे. आणि जे पुढे पकडले जाते आपण त्याच्यावर केले. तर माझा एकच म्हणणं आहे, आता ते ठरवलं थोडंसं ठरवलं सोडून नंतर त्यांना आपण मागायची वेळ आहे. मला माहित नाही. And that amount will with interest also. If that amount will with आता ते म्हणतायत, तुम्ही म्हणतात की 5 वगैरे करा. हे इथे म्हणतायत तुम्ही 400 पुढे जाऊ नका. हे कसं करू आपण, ते 5 म्हणतायत. मला असं वाटतं की आपण 5चा निर्णय करूया. कृपया सर्वांनी हात वर करावे आणि आपल्याला ताबडतोब जे पैसे येतील नेक्स्ट वीक मध्ये मिळतात, जे पैसे आले की त्याची ताबडतोब रिसीट आपल्या ग्रुपवरती टाकू. पण पोस्टाने करणं शक्य नाहीये. जे काय होईल ते आपल्या ग्रुपवरती घेऊ. आजचे निर्णय आज पाहतो उद्या सकाळपर्यंत आपल्या ग्रुपवर येतील. बरोबर. नाही रिसीट द्यावे लागेल. नाही
नाही नको रिसीट बुक घेऊन अकाउंट खात्यात पैसे आले की त्याची व्हॅलिड रिसीट देणं हे आपल्याला चॅरिटी कमिशनर दाखवायला लागतं. त्यामुळे तो एक निर्णय आपण करूया. 5,000ची रक्कम जो कोणी याच्यामध्ये रिकग्निशन मध्ये येऊ इच्छितो, भारतवर्षात कोणी असेल, कुठल्याही बँकेत असेल, आरआरबी बंद असेल, आणि ह्या सर्वांना आपण ती वकिलाची किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फी म्हणून आपण देऊ आणि त्याची रिसीट देऊ. हा एक रिझर्वेशन आपण पास करतोय. बरोबर. धन्यवाद. आता आपण कुठलं अकाउंट घ्यायचं तर रजिस्ट्रेशनला साधारणपणे आता मुंबई शहरामध्ये काय झालं, हो कॅमेरावर घ्या असं म्हणताय. कॅमेरावर तर आपण ओव्हरऑल वी आर चार्जिंग ₹5,000 पर application. Right now we have received 2,700. We don't know how many of them are correct. That scrutiny committee is taking place. But then, according to me, 1,000 may be correct, but that is not sufficient. So therefore, what we have decided is 5,000 rupees per head. We are keeping open our group number 3. First two groups we have shut down because optimum limit of the group is 1,023 only. So third group is open because right now it is 786. Okay, so third group is open. We shall keep it open because many people are yet to come. But then how many people will come with money? That is 5,000. That we are not doing. So 5,000 we have decided now unanimously in this house. We shall put this resolution. We will place it in all the 3 groups and then number of account number. So fresh litigation, fresh trust formation, it will take how many months we don't know. But already, Entering measure, the entering. immediately, if for example, intake, tomorrow we can say, we will have our own organization, I don't mind. But today, when we have to collect the money, this Bank Depositors Protection and Welfare Society, this is a trust my advocates have asked me to form when I was fighting for the depositors of CKP Cooperative Bank. Today, whatever you are saying, understanding of the bank officer and employees, cooperative banks, when they are shut down, they lose everything. Earlier, they used to get 1 lakh up to 1993. Punjab and Maharashtra could not get anything. But in CKP, I could win a case in August 20. At that point of time, 5 lakh was the announcement and not the regulation. So Justice Kathawala in Bombay High Court gave a decision. Here and now you pay 5 lakhs and all the depositors got 5 lakhs. But 5 lakhs what? I'll tell you the background of this DICC Act 1961. The clause number 16 says, in case of a default of a bank, and money should be refunded. And clause 17 says, which is very contrary to clause 16, it says 10,000 one time during 60s and 70s, then it became 20. And during 1993, when Harshad Mehta was creating havoc in the banking industry, Bank of Karnataka lost its entity. I fought for the depositors of Bank of Karnataka. I was representing All India Banking Association in the parliament. And Dr. Manmohan Singh said, now I can make it 1 lakh. But my point was, you make it 1 lakh, but you save Bank of Karnataka. And it was merged. It was taken over. It was amalgamated in the Bombay High Court process. So Bank of India took over Bank of Karnataka, and that is how depositors were saved, employees and officers were saved, and then rule became 1 lakh rupees to be paid in case of default. That time I was not knowing. The clause 16 says entire money should be refunded, but that time bank was not closed. But now after 2014, most of the cooperative banks are shutting down. So the question came in 2020, CKP Bank, I could win 5 lakh. Then my point is, I am right now in the Supreme Court saying that in case of a default of a bank, my entire money should be refunded. This case is also being fought by Grand Class Legal. They could win 5 lakh. So it became a law in 2020. Minister is Amit Shah. He is also acting Minister of Cooperation. But my point is, my entire money should come back. This litigation is pending in Supreme Court. Perhaps this case will come up for the hearing. This is for the information. Why I am saying so? Clause 16, nobody is aware.
Clause 17 is changing and now it is 5 lakh. But that itself is against the law, against the clause 16. So such kind of a thing we are fighting for that. This particular account was opened with the help of my Gravitas Legal, and then I became the secretary. Right now there are 6 banks which I am fighting for their depositors. One is Babaji Latif Mahila Sahakari Bank, Yavatmal. Another is Rupi Cooperative Bank, third is CD Cooperative Bank, fourth is Kapil Cooperative Bank, and Karnataka Cooperative Bank. And one more is, of course, CKP. So my point is, this account is open for that. Depositors are putting this money and paid urban cooperative bank. Depositors are putting money only for payment of legal fees. There is not a single paisa. We are utilizing this money for our purposes. That is our credibility, and every time we file it before our balance sheet is going to the charity commissioner. That is also online. So I am suggesting, we are bankers, we are bank officers. Our fight is for our own money. We are also depositors. So shall we use this money? Whether we will create another account of retired bank officers in this account itself. Huh? No, this account is a registered trust. Huh? मी म्हणताय त्याला तुम्हाला ऑब्जेक्शन नाही नाहीये पण जेव्हा ग्रुपवर तुम्ही टाकाल ना हो. तर ते ऑब्जेक्शन सुरू होऊन जातं ते पण मला पैसे कुठल्या, हे बघा, मी माझ्या नावावरती पैसे नाही मागू शकत. तुम्हाला त्या मी जॉईंट अकाउंट करून आमच्या नावावरती पैसे मागणं चुकीचं आहे, इलिगली आहे. ते अर्ज निघाला एसबीआयचं त्याच्यामध्ये झालेलं आहे की जेव्हा हे असं मग राहून करावं काय? एक तर हा अकाउंट घ्यावा, नाही तुम्ही सुरुवात करावी. याच्यामध्ये बाबा आता 2.5 महिने लागले म्हणून आपण घेऊ आणि तुम्ही then you think on किंवा दुसरा मी आता पुढे जमा करायला सांगू. त्यांना वेळ नाही म्हणून आपण इथे करू हो. पण तुम्ही ते करताना सांगा की बाबा हे ऑब्जेक्शन होऊ शकतो म्हणून आम्ही एकदा दाढी ओढायची आहे मी. आपण आता सुरुवातीला तुम्ही इथे टाका आणि मग पुन्हा meeting होतं आपण सांगू की आमचं आपण रजिस्टर्ड ट्रस्ट केल्यानंतर हे पैसे तिकडे जातील आणि हे ट्रान्सपरंटली लोकांना रिसिव्ह देऊन झालं तर सांगता पाहिजे. दिस इज एक्झॅक्टली माय प्लेसमेंट. हे ऑब्जेक्शन 100% येणार आहे बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे जो अकाउंट ऑपरेशन हे लिगली आणि ट्रान्सपरंटली बरोबर व्हायला पाहिजे आणि लोकांना पण हिशोब द्यायला लागतो, हे शिस्तबद्ध व्हायला पाहिजे. म्हणून आपल्याला पैसे कुठे आणावे, किती आणावे हे मान्य. इज इट ओके? इन दिस अकाउंट बिकॉज दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट वेअर every party president recently died. He was a great leader. He was in Thane. I'm the secretary. He was the chairman. He is the president. And he is the treasurer. There are 9 trustees amongst us. We are all rankers. My point is, this is Temporary measure. for the time we will use this, and subsequently, whatever decision we take, as we have to decide everything unanimously, there should not be any voting business. So, I accept your suggestion. So initially, we will say that in this account you put it. So 5,000 we have decided. Then once all the people register their money here, receipts will be issued. Then this money will be shifted only for the administrative purpose as well as legal fees only. Because here everybody is a pensioner and everybody is a public servant. So we are accountable to the people and we are fighting for the retired bank officers gratuity case, which is perhaps, according to me, a climax period has come. According to me, it will be 1 year or 1.5 years. The way pension case is coming up now, similarly our gratuity case, we are trying to corner IBA. Ultimately, all our correspondence is over right now. Entire correspondence is over. We have written to each bank, we have written to IBA, we have written to DFS. So now we have to find a petition. Now all of you, whichever is the right, what do you call, format, we'll make it an exhibit. And from each bank, one man will be our petitioner. Okay? Okay. All these I will post in our groups, all the 3 groups. Okay? You have to add one point. Any question on this? Vishwas, you also add a point. In the meantime, the formation of a regular trust will be done and a new account will be opened. Operating permission will be done. See, the first thing is first, we have to form a retired bank officers fight for the gratuity. We'll have to register it as a trust. Whatever difficulty comes, we have to tell you in the groups only. I think according to all our understanding, 1.5 months or 2 months it will take.
It's a legal process. Once the registration is done, this money will be transferred and it should be again regularly, it will be informed in the group. So, and then my second point, this is the first meeting. There has to be many more meetings. Exploration meetings. Exploration is necessary. हम मान के नहीं चलेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो आपको मंजूर है कि नहीं, और हमको सबको साथ में लेके जाना है. तो शायद पुणे में एक मीटिंग हो सकती है, नासिक में एक मीटिंग हो सकती है, किसी और शहर में भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पीपल शो द ईगरनेस टू होल्ड द मीटिंग्स. ओके, आई थिंक विद दिस आई शुड क्लोज. आपको बोलना है प्लीज. जोर से. पंजाब सिंह बैंक. ओके, शायद या ऑफ कोर्स श्योर देयर हैज टू बी डिमार्केटिंग. नहीं, दिस आई नॉट. प्रश्न झाला असला तर त्या म्हणजे मग सांगा. समजलं पाहिजे. परफेक्ट. ये इन्होंने जो सबका एक्शन हमको लेना है, उसी को पैसा देना है. जितने एग्जिबिट करेक्टली दिए गए हैं उनको बताया जाएगा. तो कसा व्हॉल्यूम वाढवायचा नाही. तर मला बोलून तर द्या. जेवढ्या लोकांना ऐकता येईल ते पुढे पुढच्यांना सांगते. जितने एग्जिबिट करेक्ट है उतना लोगों को बताया जाएगा कि आप पैसा दे सकते हैं. एग्जिबिट करेक्ट है, उन्होंने देना है. जिनको बताया जाएगा कि एग्जिबिट में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो जरूर करें. उन्होंने वो त्रुटियां दूर करने पर और पैसा देना है. ठीक है? Accepted, na? Yeah. Because this is the most valid question. And you also pointed out correctly. You said the balance in this account is one aspect, and whatever we are collecting is a fresh one that has to be marketed. ये इसको डेडलाइन नहीं रखते क्योंकि ग्रुप नंबर 3 ओपन रखा है. चार्ट भी आएगा और बहुत आएगा. सुनो, अभी भी दिन भर 100 फोन आते हैं. इसको एक्सटेंड करो. बोला. That care will be taken by our solicitors. So you don't worry, we will go directly in High Court. Yes. Oh, sir. Yes. No, sir. Answer is yes. No, sir. Please. Oh, sir. Oh. Solicitor will take care of notice. अरे बताओ ना. और ये आमच्याकडे प्रत्येक वेळेस दिली करतो. 18 हो. तुम्ही एस्टिमेशन तुमच्या डेबिटच्या वरती गेल्यावर तुम्हाला टेलिप्रमाणे ते तुला म्हणजे मी हो. नाही देखील. आणखी काही कॅल्क्युलेशन मध्ये आमची असे आहे की चौघाला ते आलं 16 मध्ये आलं आणि 16 मध्ये आम्हाला दिवाळी दिलं.
ग्रॅज्युएटी कॅल्क्युलेट तुम्ही एकत्र बनली हा एक भाग आहे आणि मला आता तुमच्याकडे फॉर्म द्यायचं तर दोन टाईप मध्ये द्यायचं नाही नाही फक्त रिवाइज मध्ये द्या प्रमाणे द्यायचं नाही द्यायचा जे रिवाइज मध्ये आहे त्याच्याप्रमाणे द्यायचा आमचे एसबीआय ऑफिसर्स आहेत मी आता या इथे मुंबईमध्ये जे माझे जे फॅमिली आहे पुस्तक आय हॅव कॉन्टॅक्टेड सर या सगळ्या नाही एखादी म्हणजे गव्हर्नमेंट ज्यावेळी 5% 10 लाख केलं 10 लाखाचं 20 लाख केलं बरोबर की? It was made applicable to all the banking business. मला एक बँकेच्या स्टेटमेंट पण येते की जर तुम्ही बघता थोडे अबाउट 1 लाख किंवा 20 लाख जे तुम्हाला मिळायला पाहिजे ते तुम्ही असतो हे माझं अप्रूव्ह आहे पण ते लोक ऐकत नाही नोटीस केलाय का त्यांनी तुमचा प्रश्न संपला असला तर ते उत्तर द्यायला तयार आहे स्टेट बँक ऑफ इंडियाविषयी मी सुरुवात केली होती. मी इतरांशी बोलण्यापूर्वी माझं स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आहे. मी स्टेट बँक ऑफ इंडिया सांगितलं तुमची सर्व्हिस ग्रॅच्युटी वेगळा प्रकार आहे. तुमचा ओएसआ थोडा वेगळा आहे. मी असं म्हटलं की आय एम येट टू स्टडी आय स्टडीड इट पण मला निर्णय करायचा आहे. इतरांविषयीचा माझा निर्णय पक्का आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची रिटायरी संघटना मला माहिती आहे. तुम्ही पण मला माहिती आहे. मुद्दा असा तुम्ही तुमच्या पेन्शन असोसिएशनची मीटिंग बोलवा. आता ऑलरेडी 350 लोकांनी अर्ज केले. मला विचारून फोन करून मी म्हणलं तुम्ही अर्ज करून ठेवा. तुमचा सर्व्हिस ग्रॅच्युटीचा प्रश्न मला तुमच्या एका सीजीएमने मला फोन केला होता. काही लोक आहेत ओळखीचे. मला सांगायचा मुद्दा काय थोडं वेगळं आहे पण आता मी जो दिलेला फॉर्मॅट मध्ये तुमचे सगळे ऑफिसर बसतात. त्याला फॅन्टास्टिक फायदा आहे. ते शिलिंग त्यांना अडवते. शिलिंग कसं दूर करायचं ते आपण बघू. राष्ट्रीय बँकेत नियम असताना देत नाही. इथे तुम्ही म्हणता नियमच नाही. तुम्हाला पण दुरुस्त व्हायला लागेल आयडीला पण दुरुस्त व्हायला लागेल आपल्याला पण दुरुस्त व्हायला लागेल. बरोबर माझा मुद्दा कळला. अजून आपल्याला रिसर्च वर करायचं आहे पण राष्ट्रीय बँकाच्या बाबतीत राष्ट्रीय बँकांनी निर्माण केलेल्या आरआरबीच्या बाबतीमध्ये मी क्लिअर आहे. आरआरबी जवळजवळ 48 आहेत. 186 वरून 48 आरआरबी आहेत. स्पॉन्सर्ड बँका नॅशनल बँका आहेत. त्या राष्ट्रीय बँका स्टेट बँक असोसिएट्स फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाची सर्व्हिस ग्रॅच्युटी थोडी वेगळी आहे. म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन येऊन सुद्धा मी अजूनही याच्याशी क्लब करायचं का हा निर्णय मी करत नाही. तुम्हाला वारं सुटता येणार नाही मला कारण कुठेतरी स्टेट बँक ऑफ इंडिया धडा शिकवायला लागेल. आता स्टेट बँक ऑफ इंडिया सीडीएमचे लेवलचे लोक फोन करून आम्हाला विचारतायत ते आम्हाला समजवा. आम्ही समजवणार. जे कायद्यात आहे ते तुम्हाला मिळायला पाहिजे. ते कायद्यात कसं बसवायचं ते बघू. संघटना काही करत नाही म्हणून आम्ही आलो. आता आम्ही कोण मुद्दा कळला माझा. तर ही एक लढाई लिगली करेक्ट असताना ग्रॅव्हिटास लिगल कंपनीच्या बरोबर आमच्या 3 बैठका झाल्या. स्टेट बँक ऑफ इंडिया थोडस वेगळं मला मान्य आहे पण म्हणून आम्ही सोडून चालणार नाही. वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट करू आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाची तुम्ही म्हणत असाल तर तुमच्या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन मी बोलेन. तो वेगळा मुद्दा सांगेन मी तुम्हाला. तर तो पहिल्यापासून वेगळा मुद्दा आहे. सी क्वेश्चन इज you are getting a third retirement benefit like pension in lieu of your gratuity. तुमच्यातल्या किती लोकांना हे माहिती आहे आणि ती का करता 7 दिवसाचा संप झाला. मी सपोर्ट केला एआरए म्हणून तो नायक होता तिथे आणि त्या ठिकाणी मग तुमचं 22,500 सिलिंग झालं. ते आता सिलिंग आणखीन वाढलं. त्यामुळे तुमचं थर्ड बेनिफिट सुद्धा आकर्षक आहे. पूर्ण ग्रॅच्युटी मिळते पूर्ण प्रॉव्हिडंट मिळतो थर्ड बेनिफिट मिळतं प्रत्यक्षात ग्रॅच्युटी मिळताना कमी मिळते. माझं म्हणणं 2 शक्य जास्त याची शक्यता कायद्यामध्ये आहे. पण कायदा प्रोटेक्ट करतो सेक्शन 4(5) मध्ये सेक्शन 14 मध्ये. मग स्टेट बँक ऑफ इंडिया का अडवते हा माझा मुद्दा आहे. पण आपण शांतपणे बघूया. पण बाकी सर्वांचा निर्णय झालाय. तुम्ही सुद्धा पाठिंबा देताय. आता आपण ठरवलेलं कसं अकाउंट नंबर हा त्याच्यामध्ये पैसे जमा करू. मिटिंगा एक नव्हे अनंत घ्यावे लागतील. विविध ठिकाणी घ्यावे लागतील.
पैसे जमा करण्यासाठी मी इन्स्ट्रक्शन द्या देईल, त्या ठिकाणी तुम्ही जमा करा. VCला इश्यू करणं हे ताबडतोब करू आपण. मला वाटतं हे तिन्ही रिझर्वेशन जे होते मेल तुमच्याकडे मांडले ते सगळे रेकॉर्डेड आहे. त्यामुळे मिनिट्स डाऊन तर हे ग्रुपमध्ये मिळालेले ते मिनिट्स होत आहेत. तर आपल्या सर्वांची मान्यता असेल बंद करूया. आणखी काय प्रश्न? लास्ट प्रश्न आहे का? हा बोला बोला. तुमचा आवाज येत नाही मला. तुमचा आवाज मला येत नाही. हे घ्या ना, हे घ्या ना. ही मीटिंग झाली की दुसरी मीटिंग करायची मला. आता 10 मिनिटं तुम्हाला थांबायचं तर थांबा. बोला आवाज पुढेच या. तुम्ही सगळं पुढे या. माहीत घेऊ आणि पुढे या. माझा आवाज जास्त आहे. आता तुम्ही बोला. नाही आवाज मोठा. असं काय करता? आवाज मोठा नाही आहे. अनुभव असा आहे की बऱ्याचशा बँका ग्रॅच्युटी तुमच्या अकाउंट कॅल्क्युलेशन केलेला हा बहुतेक अनुभव आहे. ग्रॅच्युटी कॅल्क्युलेशन होतं तुमचं कॅल्क्युलेशन समजा 12 लाख जरी येत असेल तर तेव्हा सिलिंग वापर सिलिंग 10 जेवढं देणार नाही. म्हणजे 10च्या समजा 9.5 येत असेल ते 10 देतील. पण इन्कम सिलिंग हा इन्कमचा पर्पज करता आहे. पण बँकेने त्याचा इंटरप्रिटेशन करून 10 लाखात सिलिंग म्हणजे तुम्हाला ग्रॅच्युटीचा सिलिंग प्रिंट केलेलं हे 9 पॉईंट्स आपण बोलू. आता तुमचा मुद्दा सांगा वेगळा काय ही सगळी चर्चा वकिलाशी झाली आहे. मी कायद्याच्या भाषेत का नाही बोलत? इथे मला जनरल समजावून सांगायचे म्हणून जे आपले जे प्रॉब्लेम आहे ते वकिलांना आपण झाले सांगून झालंय. सगळं नोट डाऊन झालंय. पिटिशनला 10चा पण तयार आहे. हायकोर्टाचे डिसिजन सगळं आहे. तीनच्या केसेस आपल्या फेवरमध्ये आहे. ते सगळं आहे बाबा. सर्व यामध्ये आहे. परंतु मॅनेजमेंट ऐकायला तयार नाही. तर जोपर्यंत आपण मॅनेजमेंट बसणार नाही नाही तसं नाही. ते हायकोर्टाकडनंच जाईल. प्रश्न नुसतं मॅनेजमेंटचा नाही गव्हर्नमेंटचा पण आहे. भारत सरकार आहे. यू आर फायटिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. कृपा करून लक्षात घ्या. पेन्शन असो ग्रॅच्युटी असो पगार असो यू आर फायटिंग अगेन्स्ट युअर ओन गव्हर्नमेंट. त्यामुळे कुठलाही तुम्ही मॅनेजमेंटचं सोडून द्या. आपल्याला वकिलांकडे जाऊन आता आपल्याला युनियन ऑफ इंडियाला पण पार्टी करायची आहे. DFS ला पार्टी करतो. IB ला पार्टी करतो. काही त्याच्या मॅनेजमेंटला पार्टी करतो. आपण कोणाला सोडणार नाही. एक शक्यता हायकोर्ट म्हणून की पहिले तुम्ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करायला तुम्ही तुमच्या सर त्याच्या बाबतीत आम्ही जाऊन आलेलो आहोत आणि मग आता हायकोर्टाकडे जातो आहोत. तुम्ही स्वतः सेंट्रल बँकेकडनं जे काही केलं ते पण आपण ALC DLC मध्ये पुरेसे केलेलं आहे. आता आपण हायकोर्टात जाऊया. ठीक आहे. आपल्याकडे झारखंड कोर्टाचा निर्णय आपल्या हातात सगळं आहे. सगळं आपल्याकडे सगळं आहे. आपल्याकडे कितीतरी चांगले अवॉर्ड्स आहेत. मॅनेजमेंट नाठाळ आहे. IBA नाठाळ आहे. युनियन तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतात म्हणून आम्ही आहोत. आणि अपडेशनचं प्रश्न पण त्याचमुळे पेंडिंग आहे. तुम्हाला सध्याच्या ह्याच्यामध्ये काही मिळणार नाहीये. एक पेन्शनचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात. दुसरी माझी स्वतःची केस मुंबई हायकोर्टात 10 मार्चला आहे. 8 लाख लोकांसाठी आहे. मी आता ते बोलत नाहीये. मुद्दा असा कोर्टामध्ये जावं लागतं लढावं लागतं. लढल्याशिवाय मिळणार नाही. हे अत्यंत ऍडव्हर्स. तुमच्या 12 बँका पुढच्या वर्षापर्यंत 12 राहत नाही. फक्त 4 राहणार आहेत आणि 4 29 पर्यंत विकल्या जाणार आहेत. कोण विकत येईल याची 2 नावं मी दिलेली आहेत लोकांमध्ये. पब्लिक मध्ये बोललोय. मला एक व्हिडिओ जातोय. मी इथेच थांबतो. अनेक विषय मला बोलावे लागतील. पण आता आपण ग्रॅच्युटीवरतीच फक्त कॉन्सन्ट्रेशन करतोय आणि आपण एकत्र आलो ही संघटना झाली. अदरवाईज आपल्याकडे कुठली संघटना नाही. ओके. पण दुसरा जे बंद करूया. आता मीटिंगची जी मीटिंग आहे ती संपवण्यापूर्वी योगी सर कवीश्वर आणि तुम्हा सर्वांचे इथे येण्याबद्दल आभार मानत आहे. धन्यवाद.